अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज गुजरांवाला में ही है और अब उसका शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि वो इतवार को जेहलम पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफर शुरू करेंगे और अंदाजन कहा जा रहा है कि शायद वो 10 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमती लोग, वफाकी हुकूमत में पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो अलाइड पार्टीज हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो है इसको जानबूझकर स्लो कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके साथ लोग नहीं हैं इतने, हालांकि कैमरा स्क्रीन शायद कुछ और दिखा रही हैं। और दूसरी वजह शायद वो है कि वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब कोई डील ढूंढ रहे हैं कि शायद मैं स्लो चलता हूं तो शायद कहीं पे जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसमें परवेज़ इलाही साहब का नाम लिया जा रहा है, तो वो कोई मुज़ाकरात हो जाएं और उनमें कुछ कामयाबी हो जाए तो वो आगे बढ़ें। तो ये सूरत हाल है। आज मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने खिताब भी किया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने फिर आज नवाज शरीफ को भी चैलेंज कर दिया कि भी किसी भी हल्के से जो वो समझते हैं कि उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है, मेरे साथ आके वो इलेक्शन का मुकाबला कर लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बेसिकली फसाद पैदा कर कर मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। और कल उनसे एक निजी टीवी के रिपोर्टर ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मार्शल लॉ लगता है तो लगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज मशवरा दिया है कि वो सियासी लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें, और ये है फ्यूचर का रास्ता कि आगे चलने के लिए ये ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने आज कहा है कि ये नवाज़ और ये जरदारी और ये हमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फेडरल पार्टी है, फेडरेशन की पार्टी है, जिसकी सारे सूबों में प्रेजेंस मौजूद है, उसको इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाना चाहती है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा अपने जो सामने जो उनके लोग खड़े हुए थे कि हमारा मुकाबला राना सना जैसे कातलों से है और शरीफ जरदारी माफियाज के सामने कौम नहीं झुकेगी, जो भी इनके साथ खड़ा होगा वो जलील और रुस्वा और तबाह होगा। तो नाज़रीन, ये तो चल ही रहा है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था, द सी ऑफ पीपल अलोंग आवर मार्च ऑन द जीटी रोड, फॉर 6 months I have been witnessing a revolution taking over the country. Only question is, will it be a soft one through the ballot box or a destructive one through bloodshed? तो ये उनका है कि मैं बहुत एक समुंदर देख रहा हूं लोगों का अपने मार्च के साथ। 6 महीने से मैं ये रेवोल्यूशन यानी कि इनकलाब देख रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इनकलाब जो है वो अल्टीमेट जो है वो बैलेट बॉक्स यानी कि इलेक्शन के जरिए इसका इख्तिताम होगा इस मार्च का और इस जो समुंदर है उनके साथ, या फिर खून रेजी होगी। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ गए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब बेसिकली आ रहे हैं खून रेजी के लिए और ब्लड शेड करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट की, सी ऑफ पीपल इमरान खान साहब ने कहा था कि समुंदर है मेरे साथ, और मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट ये कहती है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की ला ताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना उस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। और उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम को कहा है कि तवज्जो अपनी पूरी जो है अवामी खिदमत पर मरकूज रखें। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल साहब, MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट फ़खरुर रहमान साहब,
फखरुर रहमान साहब, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शायर हैं हारून सिद्दीकी साहब, हमारे बुजुर्ग शायर हैं, उन्होंने अपनी ही आवाज में एक शेर हमें भेजा और उन्होंने कहा कि ये शेर है अरशद शरीफ के लिए जो उन्होंने डेडिकेट किया। ये पहले जरा सुन लें जी। जी, आपने सुना शायर हारून सिद्दीकी साहब की अपना शेर और उनकी अपनी आवाज में उन्होंने हमें भेजा और उन्होंने कहा कि ये वो अरशद शरीफ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। चिराग ऐसा बुझाया है जालिमों ने यहाँ कि जैसे ताबिश खुर्शीद छिन गई हमसे। नाज़रीन, इसके साथ कल रात को अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आई और उसका 3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने जो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमीशन बनाया है उसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि ये अपना ही जो प्राइम मिनिस्टर का क्लेम था उसके वो खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने हाई पावर्ड कमीशन बनाने को कहा था, एक रिटायर्ड जज का नहीं। और फिर उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा कि इंसानी हकूक़ कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए ताकि इंक्वायरी कमीशन पर ख़ानदान और सहाफ़ी बरादरी का एतमाद कायम हो सके। तो ये एक ख़बर थी जो हमने कहा कि आपके साथ शेयर करते जाएं। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाना चाहते हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से लड़वाना चाहते हैं तो ये तो सारी सूरत आपके सामने। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट बात जो आपने अरशद शरीफ साहब की वालदा का सुनाया था जी, कि आपको याद होगा जिस दिन ये अफसोसनाक हादसा हुआ, वाक़या हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट फोरम है, वहाँ पे तहकीकात का ऐलान किया। और फिर अरशद शरीफ साहब को कोई दोस्त वकील है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी जुडिशल कमीशन का। उस जुडिशल कमीशन का मैंने भी उस रात को मैं किसी चैनल पे था तो मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं। और इनकी वालदा को न जाने कौन लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसकी वजह बताऊं, बैसियत कानून के तालिब इल्म, कि जुडिशल कमीशन एक जज के सरबराही में होता है और जज का दायरेकार जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर है और ये कत्ल हुआ है पाकिस्तान से बाहर। न तो वो जज साहब पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, न बाहर किसी डिप्लोमेट, किसी सेक्रेटरी, किसी मुल्क के बंदे को बुला सकता है, न कहीं शवाहिद इकट्ठे कर सकते हैं और यही कोई आसपास उससे बयान लेना है तो ले लेगा, अदरवाइज कोई नहीं। दूसरा जो तहकीकाती है, यकीनन इनकी वालदा मोहतरमा के मशवरे से उनकी हिदायत के मुताबिक कमीशन बनाना चाहिए, मगर किसी और जुडिशल का मैं नहीं समझता हूँ तो उसको कोई फायदा है। और उसके दूसरा वजह ये है कि मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक आम सा एक पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लेवल पे, वो भी इसकी तफ्तीश बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो ऐसे कि इमरान नियाजी साहब ने जो बयान दिया है कि मुझे कातिलों का पता है, तो जरूर उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए। फिर मुराद सईद साहब ने कहा कि भाई इनको यहाँ पे खतरा था पाकिस्तान में, नहीं बल्कि उसने कहा पाकिस्तान से बाहर खतरा था। तो फिर पाकिस्तान से बाहर खतरे के बावजूद उनको क्यों ले गया? फिर वहां जो लोग थे कौन थे, किसके साथ रह रहे थे, उस वकील का भी रब्ता था। फिर फैसल वाडा साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। मैं ये कह दूं कि इन 3-4 अशखास का अगर स्टेटमेंट एक आम सा पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर लेवल का हो तो वो भी कंक्लूजन की तरफ जा सकता है, क्योंकि इनके बयान से साफ हुआ है। बाकी आप जुडिशल कमीशन माजी में पाकिस्तान में बने हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी पूरा तरीके से वो चीज नहीं समअप कर सके, तो पाकिस्तान से फरमाया कादिर मंदोखेल साहब आपने। इसी पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप अपने पार्टी चेयरमैन जो कि इस वक्त वजीर खारजा भी हैं उनसे कहेंगे कि कोई इंटरनेशनल फोरम का रिप्रेजेंटेटिव हो या इंटरनेशनली कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेटिव कमीशन की दरखास्त करेंगे कि अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ने के लिए, उनकी वालदा को इंसाफ दिलवाने के लिए, उनकी बेवा को इंसाफ दिलवाने के लिए, उनके बच्चों को इंसाफ दिलवाने के लिए और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली जो कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये इंसाफ चाहिए। तो आप क्या हमारी तरफ से सिफारिश करेंगे अपने चेयरमैन को? देखिए,
आपकी सिफारिश से पहले, मेरे मुतालबे से पहले खुद बिलावल भुट्टो साहब की वालदा मोहतरमा का जब इंक्वायरी अक़वाम का सदस्य हुआ है तो क्या रिजल्ट निकला? आपके सही। सामने की बात है। क्या उन्होंने काम किए हैं? क्या उन्होंने मुल्जिमान तक रसाई की है? क्या किया? आपके सामने की बात है। तो जो शख्स अपनी वालदा की इंक्वायरी का से मैं मुतमईन नहीं हूं कि इंक्वायरी क्या हुई है और क्या उन्होंने कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम तो छोटा पड़ जाता है उसके सामने। तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बेस्ट यही है कि जो लोग इंकशाफात कर रहे हैं उनसे उनका इन्वेस्टिगेट स्टेटमेंट किया जाए। लिया जाए, चलें, यकीन अब करें मैं कि फिर अगर ये अब मैं जिम्मेदारी आपको दी बिल्कुल जाए, सही। आपको दी जाए मंदोखेल या साहब, मोहतरम जो सज्जन कार साहब है उनको दिया जाए तो वो बड़ा आसानी से इसकी बिल्कुल तफ्तीश कर सकते हैं। बिल्कुल मंदोखेल साहब, क्योंकि आपने इस पर कमेंट कर लिया है तो फिर पॉलिटिकल बात बाद में करते हैं। मैं चाहूंगा कि फखरुर रहमान साहब, क्योंकि वो भी अरशद शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त, साथी और बहुत ही करीबी साथी भी थे हमारी तरह। तो फखरुर रहमान साहब, जो अरशद शरीफ की, शहीद अरशद शरीफ की वालदा की जो प्रेस रिलीज है, जो खबर है, उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहें तो क्विकली कमेंट कर दें ताकि फिर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से पे चलें। जी बिल्कुल, शुक्रिया ज़मीन। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देखें, अगर कोई सहाफ़ी जो है वो किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से एक खबर दे दे कि उनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई कातलाना हमला होने वाला है, तो एक सनसनी फैल जाती है। और जब एक सहाफ़ी बड़े इदारों के सरबराहों को ख़त लिखे कि मेरी जान खतरे में है, और जूं तक जो है वो नहीं रेंगती, अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा, सदर पाकिस्तान साहब को ख़त लिखा। सबसे पहले तो मौजूदा हुकूमत जो है, जिन्होंने 16 FIR जो थे, मुकदमात जो थे अरशद शरीफ के खिलाफ दायर किए, उनको कटहरे में खींचने की ज़रूरत है, उनसे तहकीकात शुरू करने की ज़रूरत है। इमरान खान या फैसल वावडा या जो उनके जो बयानात हैं, वो तो सप्लीमेंट्री एक प्रोसेस है जिसको आपने बाद में इंक्लूड करना होगा अगर आप करना चाहें। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी मर्डर का या किसी भी उसका तहकीकात का आगाज़ करते हैं तो आप उसके खुरे में जाते हैं। तो अरशद शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात थे, अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना क्यों पड़ा? अरशद शरीफ कौन सी खबरें कर रहा था? उनकी खबरों से कौन लोग हर्ट हो रहे थे? किनकी सियासत जो थी वो मुतासिर हो रही थी? क्यों उसको धमकियां दी जा रही थी? ये बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं। अगर मैं ये सवालात इसी तरह से बोलता चला जाऊं तो शायद सैकड़ों की तादाद में ये सवालात जाएं। तो जहां तक कमीशन का ताल्लुक है, मैं मंदोखेल साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन के हवाले से जितने भी आप कमीशन बना लें, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरशद शरीफ का जो खत है चीफ जस्टिस साहब को, वही उनकी डाइंग डिक्लेरेशंस हैं। जो मुकदमात उनके ऊपर हुए हैं वही वो और वो उन्होंने 12 जुलाई डायरेक्ट और 13 जुलाई को लिख दिए हुए थे। 12 जुलाई को सदर पाकिस्तान को और 13 जुलाई को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये खत लिख दिए थे। बिल्कुल वेरी राइट। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अल्लाह करे इंसाफ इसमें हमें मिले। जी कादिर मंदोखेल साहब, अब आप बताएं कि जी क्यों आप इमरान खान साहब को, PTI को, आप और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एस्टैब्लिशमेंट से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल बात एक अजीब सी बनती है कि धमकियां भी वो दे रहे हैं, रात को अंधेरे में मिल भी रहे हैं, आरिफ आलवी और परवेज अलाई को बीच में वो भी डाल रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर इंडियन एजेंटों के साथ पाक फौज की गालियां भी इनके कारकुनान दे रहे हैं। क्या उस चीज मजम्मत करते हैं? क्या जिस तरह की वीडियो मैंने देखी है, लेकिन आपने भी देखी होगी कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह नारे लगा रहे हैं यही तहरीक इंसाफ के कारकुन हिंदुस्तानी एजेंटों के साथ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों के बाद फिर आप हम पे क्यों डाल रहे हैं? और फिर ISI की चीफ को पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा मीडिया पे आना क्यों पड़ा? ये सारे सवालात तो खुद उनके। और फिर एक शख्स कहता है कि मैं इंकलाब लाऊंगा, मैं हकीकी आज़ादी लाऊंगा। हकीकी आज़ादी जो शख्स दावा करे कि मैं दिलाऊंगा, और फिर उन्हीं के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसके ऊपर इनके इल्जामात है, जिसके ऊपर इनका ख्याल है कि हकीकी आज़ादी जो है ना नहीं मिली इनकी वजह से। तो ये दोगलापन और ये इस तरह, मैं तो कहता हूँ ये बच्चों वाली हरकतें हैं। और मैं फिर आपसे पहले एक शो में बात कर रहा था कि अगर ये पाकिस्तान की असेंबली में होता
जाने आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आरटीएस सिस्टम बिठाने के बावजूद 2018 का इलेक्शन न तस्लीम के बावजूद और हुकूमत 162 सीटों के बजाय 155 सीटों वालों को देने के बावजूद मेरे चेयरमैन ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज भी मैं कहता हूँ कि ये शख्स अगर पाकिस्तान की असम्बली में आ जाए तो अपोजिशन लीडर इनकी पार्टी में से होगा और निगरान हुकूमत इनकी मशावरत से होगा, इलेक्शन कमीशन के तैनातीन के मशावरत से होगा। और जब एक शख्स नहीं है वो डी चौक पे तमाम अदारों को ललकार है, उनके साथ तो उनका मशावरत होगी, न पाकिस्तान का आइन इसकी इजाजत देता है। बाकी रह गया 2019 में आर्मी एक्ट 1952 की जो तरमीम की गई है इमरान नियाजी साहब की हुकूमत में, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिए, नून लीग ने भी दिए, तमाम पार्टियों ने दिए, इस बात के वोट दिए कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के तैनाती वक्त के वज़ीर आज़म करेंगे। उस वक्त तो बिल भी उन्होंने लाया, हमने सपोर्ट भी किया। आज वो कहते नहीं जी मौजूदा हुकूमत इस काबिल नहीं है, तो भाई तो फिर आप ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा तो ठीक है, कोई और होगा तो उसके पास इख्तियार नहीं होगा, तो फिर हम देते सोचते वोट देते वक्त। सवाल ये कि ये शख्स मुल्क को कहां लेके जा रहा है। आज एक साफी ने पूछा तो उनसे कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है, तो बोले लगे। अब आप यहां तक तैयार है कि यानी अपनी हुकूमत जमहूरी तरीके से आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत जमहूरी हुकूमत आ गई है और इसी तरह दो हुकूमतें नाकाम हो गई है। इस तरह अच्छे बीबी शहीद के खिलाफ और शौकत अजीज के खिलाफ और बलूचिस्तान की दो, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और वो हालात उस वक्त भी खराब हो रहे थे। यकीनन आपने जो बात की कि नेशनल असेंबली में आप वापस आए तो बहुत सी चीजें इमरान खान साहब की मर्जी से भी हो सकती हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनकी पार्टी का हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कुछ इससे मिली जुली बात की कि चलें अगर वो नहीं आते तो क्या उन्होंने मशवरा दिया, सुन लें फखर, फिर मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट कर दें। ये अपने मजमूम फसादी एजेंडे को जो है वो छोड़कर इस मुल्क के आइन और कानून के ताबे आकर पाकिस्तान की दूसरी सियासी कुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे, अपने पिछले रवैये के ऊपर जो है वो माजरत करे, बैठ के जो है वो बात करे और उसके नतीजे में जो सियासी हल निकले उसके मुताबिक जो है वो मुल्क को आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल फखरुर रहमान साहब, माजरत से मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी सुनवा दूंगा राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फखरुर रहमान साहब, आपको शॉर्ट दोबारा सुनवा दूं? नहीं, मैंने सुन लिया है जी। मैं इसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे देता हूं आपको। जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने के उस हिस्से को अगर आप पकड़ लें जिसमें वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आए, बैठें, बात करें, ठीक है। अगर तो आप उस हिस्से पर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे आप कहते हैं कि माजरत करें, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने सिंध हाउस में खड़े होकर लोगों की बोलियां लगाई, आपने आर्टिकल पामाल किया और जिस तरह से आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, जिस तरह से आपने तहरीक-ए-एतमाद को आप लेकर आए, ये सारे मामला जो थे, और फिर जब पीडीएम के फोरम से 3 लॉन्ग मार्च किए गए और उस वक्त सब कुछ जायज़ था। 3 साढ़े 3 साल आप ये कहते रहे कि ये जाली इलेक्शन हुए हैं, आरटीएस के जरिए से हुए हैं, और उसके बाद जब आपको इक़्तिदार मिल गया तो वो वही असेंबली जो थी आपके लिए इंतहाई जो थी मुकद्दस बन गई। ये दौरे मयार जो है ना, इसके ऊपर क्या आप माजरत करेंगे? फिर अगर आप माजरत के मुतालबात करेंगे तो फिर माजरत का सिलसिला तो बहुत आगे तक जाएगा। और जहाँ तक आइन और कानून के तहत बातचीत करने की बात है, बिल्कुल देखें, अभी आपके सामने कोई 33 या 38 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस हुए हैं, 27 या 29 सीटों के ऊपर पीटीआई इलेक्शन जीती है। आपके सामने है 7 नशिस्तों के ऊपर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान जो थे वो पीएम के जो कैंडिडेट्स उनके खिलाफ इलेक्शन जीते हैं। तो आपको ये ग्राउंड रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त पीटीआई जो है वो पंजाब में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, जीपी में भी है, केपीके में भी है। तो अगर आप ये इस तरह का तासुर देंगे कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलर पार्टी नहीं है और उनका जो लॉन्ग मार्च है उसके अंदर लोगों की शिरकत नहीं है, तो मेरा ख्याल में आप सूरत हाल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
आपने इलेक्शन ही वाहिद एक हल है जिसमें आपने बैलेट के जरिए से तब्दीली को आप भी एक्सेप्ट करते हैं, इसी को जमहूरियत कहते सही हैं। सही। तो आप इससे पहले बयानात ऐसे देते रहे हैं और ये माजरत के बयानात से तो तलखियां बढ़ेंगी, इससे चलिए कौन सा बिल्कुल मसला हल हो आप सकता है? सही कह रहे हैं कि अगर जब आप एक खुले दिल से सच्ची दिल से अगर आप दावत दे रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ आकर बैठकर करें तो फिर आगे मतलब उसमें तलखी नहीं आनी चाहिए, और जितनी अच्छी जुबान इस्तेमाल होगी तो यकीनन फिर अगर टेबल पे किसी वक्त बैठ भी जाएंगे, और शायद बैठ भी जाएं। मंदोखिल साहब ये आपका जो भी इस पर मैं इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है जमीर साहब, इससे इस्लामाबाद का इंतहाई बदनुमा एक तशख्खुस जो है वो इंटरनेशनल चलिए कम्युनिटी वो को तो जा रहा है कि ये अब कैपिटल है। वो तो मेरे ख्याल में अब हमें आदत हो चुकी भी है। जी मंदोखिल साहब, जी सवाल दोहराए जरा, मैं सुना नहीं पूरी तरह से। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जी आपने राना सनाउल्लाह साहब की की तरफ से जो दावत आई, उन्होंने कहा कि फसादी एजेंडे को छोड़कर बैठें और सियासी हल निकालें, और उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात कर लें। देखिए, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बयान सुनाने से पहले ही मैंने इस बात की इशारा किया है कि बिल्कुल असम्बली में वापस आए तो फिर इसको निगरान हुकूमत की भी बात होगी है, इलेक्शन कमीशन की भी बात हो सकती है, और मुमकिनात है कि वज़ीर आज़म जो है ना वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट भी बात कर ले। मगर अगर आप डी चौक पे बैठे हुए तो डी चौक पे आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि डी चौक पे एक आदमी दरख्त पे चढ़ा हुआ है और आप उनसे बात करें। तो मैंने तो राना साहब से पहले ही, आपने सुनाने से पहले इस बात का जवाब दे दिया है। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फेस सेविंग चाह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस शख्स को ये बिल्कुल खुदकशी पे खुला हुआ है। ये जो काम कर रहा है इनके पास मैं कहता हूँ कोई नहीं। आज इनका फैसल वाडा साहब चले गए, कल फवाद चौधरी जाएगा, परसों शेख रशीद जाएगा, उसके बाद असद जुमर जाएगा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जाएगा। ये जितनी भी गेट नंबर 4 की कुंडी खोलते और बंद करते थे ये सारे जाएंगे। और मुमकिनात है, और सबसे बड़ा चौधरी परवेज इलाही, अभी उसने जब एफएटीएफ जो बात हो गई बिलावल भुट्टो साहब की कामयाबी है ये, तो उन्होंने उस कामयाबी का सेहरा जो है ना वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को दिया। ये एक हफ्ता पहले की बात है। तो आप मुझे बता दो कि इनका अपना नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े सूबे का वो जनरल बाजवा साहब की तारीफ करे, और दूसरी हाथ से ये गालियां दे रहे हैं फौज को बदनाम करने के लिए, साजिशें करने के लिए, शहबाज गिल जैसे लोगों के जरिए फसाद फैलाने के लिए। तो आप मुझे बताओ इसके साथ है कौन? इसका हमदर्द कौन है? ये कंटेनर पे जो चढ़े हुए, ये जो पलट के देखा तो कोई भी इसको नजर नहीं आएगा। इसको आज भी होश के नाखून लेना चाहिए। आज भी इस चीज को मैं नहीं कहता हूँ राना सनाउल्लाह की तरह तौबा करना चाहिए। आज भी वो ये एक चीज कहते कि आपको पता है पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की। अब कहते हैं कि मार्शल लाउ से लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत बेहतर है। आरटीएस सिस्टम बिठाने के बावजूद 2018 का इलेक्शन हमने क्यों माना? बिल्कुल हमने सही। इससे पहले आरओएस के इलेक्शन जो नवाज शरीफ साहब के दौर पे हमने नहीं माना। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान दिया है कि आरओएस का इलेक्शन है, मगर उसके बावजूद हम आप लोग आ गए। कादिर खान मंदोखिल साहब, यकीनन आपने जो बात की सही है। आपने कहा कि लेफ्ट राइट जो बंदे हैं वो थिन आउट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तो जो क्राउड सामने नजर आ रहा है, जिस तरह का मतलब एक इतना जम्मे गफीर तादाद, जैसे आप लोग बेशक कहते रहे लेकिन जो चैनल्स दिखा रहे हैं वो उससे तो नजर आ रहा है कि जी अभी बहुत बड़ा मजमा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आने वाले दिनों के साथ साथ। तो लोग तो हैं, चाहे उसके कंटेनर पे बैठे हुए जो हैं उसके साथ लेफ्ट राइट पे कम हो जाएं, लेकिन जो उसके सामने अवाम है वो तो मौजूद है। क्या ये अवाम दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हिटलर के साथ नहीं थे? क्या ये दूसरे ममालिक जहां जमहूरियत की ये बात नहीं है इस पे आ गए हैं? उसकी वजह यह है कि शायद जो बैकडोर मुज़ाकरा चल रहे हैं उनमें वो कामयाबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये मतलब आराम आराम से जाए। इसमें कोई है क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आपने टर्टल का जिक्र किया तो इंग्लिश में कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो ये इसके पीछे एक हिकमत अमली मुझे लग रही है। ये इमरान खान अभी लोगों को गरमा रहे हैं, और यकदम आप देखेंगे कि बड़े काफिले जो हैं वो बड़े बड़े शहरों से यकदम निकलेंगे। अभी तो केपीके जो है वो मोबिलाइज नहीं हुआ, अभी तो केपीके से भी बहुत लोग आने हैं, आजाद कश्मीर से आने हैं। तो ये मोमेंटम आगे जाके बढ़ेगा, और इमरान खान अभी भी मौका दे रहे हैं कि लेट्स टॉक एंड इलेक्शन की तारीख दे। सही, बिल्कुल सही। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। फखरुर रहमान ने कहा कि ये जो स्लो पेस है उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक।
कादर खान मंदोखेल साहब, ये इमरान खान साहब ने जो बात की है वो भी सुन लें कि मैं इस्लामाबाद धरना देने नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि अगर जो आप लोगों का ख्याल है, राना सनाउल्लाह साहब का भी ख्याल है, इमरान मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 10 लाख के कहने वाला 2000 बंदे उसके साथ नहीं है, तो फिर इतना इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी क्यों बना दिया? इस्लामाबाद का रेड जोन जो है आपने उसको 0 पॉइंट तक फैला दिया है। तो खौफ परेशानी है कोई? और इसका भी ये सुन लें इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये जरा सुन लें। मैं जो इस्लामाबाद आ रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं वहाँ सिर्फ धरना देने, कोई धरना देने नहीं आ रहा। मैं वहाँ हकीकी आजादी की जहाद लड़ने जा रहा हूँ। हकीकी आजादी का जहाद लड़ने आ रहे हैं, वो धरना देने नहीं आ रहे। तो फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं धावा बोल देंगे। आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी बुलाने की जरूरत पड़ गई है, एफसी, रेंजर्स और पुलिस तो है ही है, सिंध पुलिस भी आ गई हुई है। क्या कहते हैं मंदोखेल साहब? इनकी सोच तो मैं जानता हूं। सर आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि जो उसने कहा कि मैं धरना नहीं आती, इसका क्या मतलब है? आप मुझे इसका एक जुमले में मुझे बता दे कि मतलब क्या है इसका? मतलब खुल्लम खुला धमकी है, मतलब खुल्लम खुला अदारों पे कब्जा करने का है, मतलब खुल्लम खुला गुंडागर्दी है, मतलब खुल्लम खुला जो है ना एक जते की सूरत में। तो एक काम करते हैं जैसा फखर जमान साहब ने भी पिछले सेगमेंट में कहा कि इतना ताकत तो एक काम करते, ये असेंबली का नाम बदल देते, जता असेंबली लिख रहे, इलेक्शन कमीशन को हम खत्म कर लेते, ये जता कमीशन बना देते, जो ज्यादा जता लाए उन्हीं को हवाले कर दो। कल टीएलपी वाले ले आए, परसों जमीयत लाए, अगले दिन पीपल्स पार्टी लाए, अगले दिन तालिबान लाए, जो ज्यादा क्राउड लाए उसके हवाले कर दो हुकूमत। तो फिर ये जमहूरियत, ये आईन, ये सारे प्रोसेस का फिर क्या मतलब? और फिर जो शख्स कह रहे कि मैं धरना नहीं दे रहा हूं, हकीकी आजादी, ये तो और खतरनाक बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो इनका इस चीजों को देख के इस शख्स का माजी दागदार है, ये झूठा शख्स है। इनके वकील बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट दिए कि H9 पार्क में हम जलसा करेंगे। ये जिद्दी शख्स जो H9 के बजाय डी चौक पहुंच गया और उसी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो झूठा आदमी, जिसका माजी दागदार हो, जिसका यू टर्न को वो बड़े गैरत के अल्फाज कहते हैं, इस आदमी का क्या दीन ईमान, इस आदमी की कौन सी बात पे जबान यकीन करेंगे? सुबह कुछ शाम कुछ। सवाल ये है कि ये आदमी सिर्फ ताकत का जबान समझता है, ये सिर्फ ताकत का जबान समझता है। जिस तरह वो गुंडागर्दी की धमकी दे रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत को ताकत से इसको निपटना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी बच्चों को, अपने बच्चे तो यहूदी के घर पे पल रहे, वहां तो न दीन है, न इस्लाम है, न नमाज है। पाकिस्तानी बच्चों को दीन भी सिखा रहा है, जमहूरियत भी सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, अखलाकियात तो बहुत कुछ सिखा दी। इस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल में जो गाली गलौज का कल्चर राइज किए, फखर जमान साहब मुझे बता दो, इससे पहले आपने सुना था? इससे पहले कभी आपने इस तरह बदतमीजी सारे सुनी थी? और सवाल ये, इनकी जलसों में जो हरकतें हो रही है वो सोशल मीडिया बखूबी आज भी दिखा रहा है, माजी में भी दिखा रहा है। अब कहां लेके जा रहे पाकिस्तान को, किस तरफ ले जा रहा है? क्या इन गुंडों को, इन चिचोरों के हवाले आप करेंगे? अगर इसी तरह है तो फिर अगर खुदा ना खासा ये कामयाब होता है तो मैं आपसे वादा करूंगा कल पीपल्स पार्टी आएगी, कल पीपल्स पार्टी आएगी और इसी तरह पब्लिक के साथ हमने कोड़े भी देखे, हमने केले भी देखे, ये बर्गर बच्चे क्या बेचता है, नहीं तो गर्म माहौल साहब। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है ना कि डिमांड तो सिर्फ फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है, फौरी इलेक्शंस की। चाहे वो कह दें कि मैं जिहाद है या जो भी है, तो अल्टीमेट गोल तो उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही है ना। फखर रहमान, क्विकली योर टेक ऑन दिस जी। इलेक्शन जी, किस बात का? बात ये होता है ना, सुन ली जुमला। बात यह है कि एक शख्स कह रहे कि इलेक्शन कराओ, किस बात के कराओ? जो आइन के मुताबिक 2018 का इलेक्शन 5 साल के लिए हुआ है, जो कि हमने नहीं माना। जब इनके दौर में हम पूछते थे, कह रहे नहीं वक्त पे इलेक्शन होगा, ये भी हमारी हुकूमत है, अगले भी हमारे, तो आज क्यों उस बात को सुन कर रहे हो? सही, चल योर पॉइंट जी। फखर रहमान साहब, अगर इलेक्शन की डिमांड है तो फिर जिहाद किस चीज का? जी, पहले तो मंदोखेल साहब ने मुझे कहा कि इस तरह की बदतमीजी या वो कुछ देखी, मैंने इससे ज्यादा बदतमीजी देखी हुई है मंदोखेल साहब। बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी, उनके हेलीकॉप्टर से उनको मलाइन करने के लिए माजी में ओपोजिशन ने बड़ी गंदी गंदी कैंपेन चलाई। ये भी आता था गिरेबान से पकड़कर सड़कों पर घसीटूंगा, इस तरह की भी जुबान हमने देखी। सियासत में शाइस्तगी की बात अगर आप करते हैं तो मैं आपकी इस बात को बिल्कुल तायद करता हूं कि ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन
आप जिसको जिहाद को अगर आप जत्था समझ रहे हैं तो जिहाद का एक मकसद ये भी होता है कि आप जबान के जरिए से बैठकर पुरअमन तरीके से बातचीत के जरिए से भी अपना मकसद हल कर सकते हैं। जिहाद का सिर्फ मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने सर फाड़ना है किसी का। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगली दफा जो है वो इस तरह से हुकूमत को जो है ना ताकत के जरिए से निपटना चाहिए। देखें, हुकूमत के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, वो फिर आप खाना जंगी की बात कर रहे हैं। अगर आपके कमांड के अंदर एफटी पुलिस फौज जो है वो किसके खिलाफ आप उनको ऑर्डर्स देंगे? आप अवाम के खिलाफ ऑर्डर्स देंगे, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। तो ये हाइपर होकर मेरे ख्याल में इस तरह की इश्ताल अंगेजी से हमें अवॉइड करना चाहिए तमाम फ्री कैंप को। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीका सबसे है वो ये है कि आप एक जगह पे बैठें और इलेक्शन की बात करें। इलेक्शन की डेट के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, इलेक्शन के शेड्यूल के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि आप कल को जो है ना फिर इससे बड़ा जत्था लेकर आएंगे। आपको याद नहीं है मौलाना फजल रहमान ने एक आज़ादी मार्च किया था और वो कह रहे थे मैं डी चौक की तरफ अल्लाह बोलूंगा। अभी ये 2019 की बात है, नवंबर 2019 में वो भी सब उसके अंदर भी देख लें। और फिर वो जो उनकी जो फोर्स है अंसार फोर्स, डंडा बरदार फोर्स, जो वो कह रहे थे मैं लेकर आऊंगा और इदारों को खुल्लम खुल्लम धमकियां दे रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि काइंडली हर सियासतदान, हर पार्टी जो है वो अपने गिरबान में झांके और अगर आपने नई नस्ल के लिए कोई अच्छा, अगर आपने कोई मिसाइल काम करनी है तो बेहतर है कि सब अपनी जबान को बंदिश करें, जबान बंदी करें, एक और अच्छी गुफ्तगू करें जिसका जो है ना कोई आगे चल करके मेरी तरह कोई जर्नलिस्ट जो है ना उसका हवाला दे सके। अगर आप गाली का जवाब गाली से देंगे तो ये तो तर्ज अमल जो है बिल्कुल सही। एंड दिस रिस्ट्रेंट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। कादिर खान मंदोखेल साहब, लास्ट कमेंट सर, 30 सेकंड्स। मैं फखर जमान साहब के एक लफ्ज से मुतफिक हूँ, लेकिन यही मुझे बता दे कि जब ये असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब हुई है और एक शख्स मजीद नई इलेक्शन कराओ, इसका क्या जवाब है? और अगर माजी में यही जाके साहब, इसका मैं जवाब ये दूंगा कि आर्टिकल 69 कैसे क्रॉस हुआ। चल जी, आर्टिकल 69 की उन्होंने बात की, लेकिन चलें 30 सेकंड सर प्लीज मंदोखेल साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 5 साल पूरे किए। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ ने 5 साल किए, मौजूदा हुकूमत क्योंकि वही असम्बली 5 साल पूरे चलती, चेहरे बदलते थे। हमारे भी वज़ीर आज़म था गिलानी, वो चला गया था, राजा अशरफ आ गया, क्या तूफान हो गया? पीटीआई दूसरा ला सकते थे, हमने लाया। सवाल ये, अगर यही रिवाज चलता रहा तो आगे हुकूमत भी नहीं चल सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया खान मंदोखेल साहब, फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।